हेलो एवरीवन, आज है 14 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 71 रुपीज़ का शेयर है। आज हल्की सी तेज़ी है, जबकि एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो लगातार गिरा है ये। और कह सकते हैं कि अब तक के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। और लिस्टिंग इसकी अच्छी हुई थी, हालांकि उतना खास ये सब्सक्राइब नहीं हुआ था। अच्छी लिस्टिंग हुई थी, 20% अपसाइड पे खुला था। उसके बाद जब संकल्प 2024 इवेंट में इन्होंने बाइक दिखाई तो भाई साहब एकदम से तेज़ी आई। 150 155 रुपये से भी ऊपर शेयर निकल गया था। उसके बाद गिरावट जो शुरू हुई है 60%, 55 से 60% का फॉल कह सकते हैं कि इसने अभी तक ये दिखा चुका है। और अब तक के सबसे लोवेस्ट प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर और क्या क्या अपडेट्स इस कंपनी को निकल कर आई है, इस कंपनी के बारे में आई है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक 71 रुपीज़ का शेयर और लगातार गिरावट है। शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली थी। उसके बाद जब रिपोर्ट्स लगातार आना शुरू हुई कि इनकी जो मंथ ऑन मंथ सेल है वो कम हो रही है, इनका जो मार्केट शेयर है वो घट रहा है, तो एक गिरावट हमें देखने को मिली। उसके बाद ट्विटर पे एक अलग ही लफड़ा स्टार्ट हो चुका, ठीक है, कुणाल कामरा और भावेश अग्रवाल का, और उसको लेकर यहाँ पर आग में और घी डलता हुआ नजर आया। और उस टाइम पे भैया सर्विसिंग को लेकर बहुत सारे इश्यूज निकल कर आए थे कि काफ़ी लोग को ओला इलेक्ट्रिक बेच तो देते हैं, लेकिन बाद में सर्विस के लिए उनको भैया धक्के पे धक्के खाने पड़ रहे हैं और सर्विस हो नहीं पा रही है ठीक से। उसके चलते भी लगातार गिरावट देखने को मिली है और अभी भी देखा जाए तो उससे ये उभर कर नहीं आए हैं। हालांकि इन्होंने पिछले महीने की जो सेल है उसमें डेफिनेटली मंथ में काफ़ी अच्छे सेल करी ज़रूर है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। देखो, कंपटीशन डेफिनेटली बहुत बड़ी है यहाँ पर इनके सामने। जो लेगेसी ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े लेगेसी ब्रांड्स हैं वो अब जाकर ईवी में आ रहे हैं। चाहे बजाज, हालांकि बजाज पहले से थोड़ा बहुत वो अपना चेतक निकाल, लेकिन ओला पहले थे, ठीक है। ओला के बाद अभी अगर आप देखो तो वो धीरे धीरे आकर वो भी मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। चाहे टीवीएस की बात करें, चाहे बजाज की बात करें, वो भी मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पर। एथर की अगर हम बात करें वो भी है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज आपको आती हुई नजर आएगी। हीरो भी भैया एंट्री कर रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा, हीरो भी यहाँ पर है। तो धीरे धीरे जो बड़े ब्रांड्स जब निकल कर आते हैं तो एक ट्रस्ट फैक्टर उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है लोगों का। तो ये ओला के लिए सबसे बड़ा जो कंपटीशन होगा, जो चैलेंज होगा, ये वो यही होने वाला है कि भाई साहब ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इनके लिए काफ़ी नेगेटिव चीज़ें चल रही है, और दूसरी तरफ जो लेगेसी ब्रांड्स है उनके लिए लोगों का एक भरोसा ज़रूर होगा। टीवीएस के लिए भरोसा हो सकता है, बजाज के लिए हो सकता है, ठीक है, हीरो के लिए हो सकता है। तो इनको वो भरोसा अब बिल्ड करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात करें एक और इनका जो नया, देखो लगातार अलग अलग रेंज की स्कूटर ये लोग निकालते जा रहे हैं, ठीक है। ओला ने रिवील किया है कि उनका जो नया जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म है वो अपकमिंग रेंज इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है वो डेब्यू कर जाएगा जनवरी 2025 में। दिस प्लेटफॉर्म विल बी मेकिंग इट्स डेब्यू सूनर देन लेटर। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड एट द बेंगलुरु की जो स्टार्टअप्स है, मतलब ओला ही, विल स्टार्ट डिलीवरिंग इट्स ई स्कूटर बेस्ड ऑन न्यू प्लेटफॉर्म जनवरी से। Initially, this new platform was expected to hit the roads by March 2025. However, it seems that Ola has preponed its plan. Generation 3 platform will come with some significant technological upgrade over the existing architecture. तो भैया अपग्रेड वगैरह के साथ आ रहे हैं ये कुछ इस तरह का इनका डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं जब निकल कर आएगा तभी चीज़ें उसके बारे में हमें पता चल पाएगी। इवन बाइक्स भी ये लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, बाइक्स भी निकालने वाले हैं। उसके बाद जब भावेश अग्रवाल का भी हाल फिलहाल में इंटरव्यू भी आया था CNBC TV 18 पर, उन्होंने कहा था कि वो पहले बाइक लॉन्च करेंगे, बाद में वो 3 व्हीलर्स पर भी जाने वाले हैं। तो देखते हैं कि चीज़ें कैसे यहाँ पर नज़र आती है। और कहीं ना कहीं देखो, ओला को एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड तो करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर है कि ऑलरेडी इनके पास टेक्नोलॉजी तो है, तो इनको टाइम नहीं लगेगा उसको इनकॉर्पोरेट करने में बाइक में, और जो 3 व्हीलर्स है वहाँ पर इनको टाइम नहीं लगेगा। ये इनके लिए एडवांटेज ज़रूर हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो कंपटीशन है वो वहाँ पर भी आपको नज़र आएगी। और देखो, बाइक खरीदने वाले जो लोग होते हैं, अब ये भी रहेगा कि भैया जिस प्राइस पे ओला ईवी बाइक निकाल रहा है, ठीक है, उस प्राइस पे अगर आप देखने जाओ, उस प्राइस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो, क्योंकि वो डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग ओला स्कूटर है उससे तो महंगी ही होगी, कम से कम 1.5 लाख के आसपास तो होगी ही होगी वो बाइक। अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो बाकी बाइकों से, ठीक है, पेट्रोल डीजल जो पेट्रोल से चलने वाली बाइक्स होती है, तो ये भी है कि लोग अडॉप्ट कितना करेंगे उसको, कितना जल्दी लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि देखो, बाइक्स यूज़ करने वाले जो लोग होते हैं
ठीक है। अब जब कोई ज़्यादा पैसा पे कर रहा है उस बाइक के लिए, तो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में कभी ये नहीं होता कि उसको पेट्रोल बचाना, उसको पैसा बचाना उसके दिमाग में है ही नहीं। जो 1.5-2 लाख की बाइक खरीद रहा है वो पेट्रोल बचाने के बारे में सोच नहीं, वो पेट्रोल में पैसा बचाने के बारे में सोच नहीं रहा है। उसको लग्जरी चाहिए, और लग्जरी के लिए बड़ी बड़ी और बाइक ब्रांड है तो देखना यही रहेगा कि देखो आपने स्कूटर वाले सेगमेंट में तो चलो आपने अच्छा कर लिया, लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन बाइक वाला सेगमेंट लोग कितना अडॉप्ट कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात करें, ओला के सामने देखो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। कैश जनरेशन का चैलेंज रहेगा, सर्विसिंग का चैलेंज रहेगा, वारंटी कॉस्ट का इनके लिए चैलेंज रहने वाला है, प्लेटफॉर्म एंड कंपटीशन जो यहाँ पर इनके सामने उभर कर आ रही है वो बहुत सारे चैलेंज यहाँ पर होने वाले हैं। देखो कंपनी ओला की अगर हम बात करें तो लॉस मेकिंग कंपनी है ये, ठीक है जी। जबकि अगर आप बाकी लेगेसी ब्रांड अगर आप देख रहे हो, हीरो, टीवीएस, वो कैश रिच कंपनियाँ, उनके पास अच्छा खासा कैश है, वो लॉस भी करेंगे आने वाले कुछ सालों तक अपने ईवी वाले वर्जन में, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओला अगर लगातार लॉस करेगा तो इनके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। उनको उसको पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाकर वो और पैसा स्पेंड कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली उनके पास जो पैसा आया है जो आईपीओ से, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर वो पैसा भी ख़त्म हो गया तो क्या। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी। सर्विसिंग को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए जो निकल कर है वो सर्विसिंग ही है। भैया महीने की इतनी सारी कंप्लेंट्स कुछ छोटी बात नहीं है, ठीक है, छोटी बात नहीं। जितनी गाड़ी महीने में बिकती नहीं है उससे ज़्यादा कंप्लेंट्स है, तो ये इनके लिए दिक्कत यहाँ पर ज़रूर आएगी। वारंटी कॉस्ट की भी यहाँ पर दिक्कत आएगी, जो वारंटीज़ इन्होंने दी हुई है। अभी हाल फिलहाल में ये खबर आई थी जो मैंने अपने वीडियोज़ में मैंने आपको मतलब मेंशन भी किया था कि रिफंड देने के बारे में बोला गया था। एक कस्टमर था, एक कंज्यूमर कह लो, कस्टमर्स कह लो ओला का, जिसने ओला की स्कूटर खरीदी थी। बाद में दिक्कतें आई, कोर्ट में केस लड़ा, उन्होंने जीता वो कोर्ट केस, वो तकरीबन 1,65,65,000 करोड़ रुपए ओला को बोला कि रिफंड करो इसको। तो ये वारंटी कॉस्ट को लेकर भी होगा, रिफंड्स वगैरह को लेकर भी यहाँ पर चीज़ें देखनी रहेगी कि वो किस तरीके से इसको हैंडल कर पाते हैं। कंपटीशन जो निकल कर आ रही है वो बहुत बड़ी तगड़ी कंपटीशन है बजाज को लेकर, क्योंकि उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। बजाज, टीवीएस, हीरो, इन सब का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। ओला का मार्केट शेयर जो है वो अब धीरे धीरे देखते हैं कि मैनेज कर पाते हैं कि नहीं, मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं, वो देखना रहेगा यहाँ पर। और जहाँ तक आज वॉल्यूम की बात करें, बाजार जस्ट अभी खुला है, 1,25,00,000 के आसपास के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। ओला का जो मार्केट कैप है वो 31,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 157 रुपीज़ के लेवल से गिरकर ये नीचे आया है। और जहाँ तक कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखिए डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा, क्योंकि जो कंपनी है वो खुद लॉस मेकिंग कंपनी है। अब लॉस मेकिंग कंपनी से आप डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो नेगेटिव में ही पी होगा, क्योंकि जो कंपनी है वो प्रॉफिट नहीं कर रही है। 80% एनालिस्ट खरीदारी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स के बारे में देखें इस कंपनी के, तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो कुछ उतने भी बेटर नहीं कहूँगा मैं इसको। 1,314 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1,700 से 1,600 करोड़ का रेवेन्यू था, तो कम हुआ है। हालांकि पिछले साल के 922 करोड़ के मुकाबले आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन अगेन देखो यार, पिछले साल से जनरली कंपेरिजन पिछले साल से ही होता है, लेकिन स्टार्टअप्स में अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप दिखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अडॉप्शन डेफिनेट जितना अडॉप्ट लोगों ने पिछले साल ईवी को किया था उससे ज़्यादा लोग अभी कर रहे हैं ईवी का अडॉप्ट, तो ग्रोथ तो डेफिनेटली आएगी यहाँ पर, और बड़ी ग्रोथ यहाँ पर दिखनी चाहिए थी। और कंपनी लॉस में है, तकरीबन 495 करोड़ का लॉस किया इन्होंने, जो कि पिछले साल हालांकि 524 करोड़ का था, लेकिन फिर भी इससे पहले के क्वार्टर में लॉस एटलीस्ट थोड़ा सा कम था, 350 करोड़ का था, 400 करोड़ का था। ये इनका लॉस बढ़ गया है यहाँ पर। तो कंपनी लॉस मेकिंग है लगातार, एटलीस्ट पाथ टू इनका प्रॉफिटेबिलिटी इनको जल्द से जल्द दिखानी पड़ेगी। हालांकि नियर फ्यूचर में तो वो नहीं देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में एक चीज़ ये भी होगी कि सब्सिडीज़ के ऊपर देखो, गवर्नमेंट ने जो ईवी को लेकर सब्सिडीज़ पहले निकाली थी, बाद में पहले अच्छी खासी दे रहे थे वो, अभी और कम करती है, आगे ये और कम करते जाएंगे, बाद में ख़त्म ही कर देंगे। तो जब इनको सब्सिडी मिल रही है तब प्रॉफिटेबल नहीं है, आने वाले टाइम में जब सब्सिडी हट जाएगी तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट इनका देखो प्लान है कि मास प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन मास प्रोडक्शन करने के लिए भी गाड़ी की उतनी ज़्यादा सेल होना ज़रूरी है, वो अभी थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर आ रही है इनके लिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग वो 36.78% है, 4.62% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.54% डोमेस्टिक के पास है, 4.18% एफ से लेकर बैठे हैं। रिटेल की जो होल्डिंग है वो 8.06% है। और अगस्त महीने में जब मैंने वीडियो मैं जब बना रहा था इसके ऊपर वीडियो, तभी मैं कह रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग अगस्त में 4.45 थी, तब से लेकर मैं कह रहा हूँ कि लिख के ले लीजिएगा कि दिसंबर में रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 10% से ज़्यादा की हो जाएगी।
और बाकी सबकी कम हो जाएगी। और वही हुआ एक ही महीने में। देखो तो सितंबर में रिटेल इन्वेस्टर 4.45 से 8% से भी मतलब ज़्यादा पर आ गए यहाँ पर, और दिसंबर में ये और ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो छोटे इन्वेस्टर ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा ओला को लेकर कि एक बार स्टेबिलिटी आने दीजिए। ठीक है, मार्केट में भी स्टेबिलिटी आने दीजिए और यहाँ पर भी स्टेबिलिटी आने दीजिए, तब तक दूर बैठो तमाशा देखो। अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और ख़रीदारी बिकवाली करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।